नमस्कार, जूमिन में आपका स्वागत है। आज जूमिन में हम एक जो सवाल उठा है ये सवाल उठा है उसको लेकर हम इसकी चर्चा के लिए हाजिर हुए हैं कि क्या अब देश में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग ट्रेन चलेगी। जैसा कि इस देश में पहले से प्राइवेट स्कूलों के मामले में है कि वहाँ सरकारी स्कूल एक तरह से गरीब लोगों के लिए हो गए हैं और धनी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, और इसी तरह इलाज कराने के मामले में भी जो पैसे वाले सक्षम लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। उसमें कई अस्पताल 5 स्टार कल्चर के हैं, वहाँ बड़े उम्दा दर्जे के रेस्टोरेंट होते हैं और हर सुविधाएं ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है कि वो 5 सितारा होटल में आए हैं। और दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल हैं जिसमें किसी तरह गरीब लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो क्या अब देश में रेलवे में भी यही हाल होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अभी पिछले हफ्ते सरकार ने आखिरकार, हालांकि ये इरादा तो काफ़ी पहले जता चुकी थी, पिछले बजट में भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते सरकार ने 109 रूट्स पे 109 रास्तों पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफ़िकेशन, यानी उनसे एक तरह से आप कहें उनकी अर्जियां मंगवाने के लिए घोषणा कर दी, जिसमें वो देखेगी कि कौन सी कंपनी इसके लिए क्वालिफाई करती है ये चलाने के लिए। और केंद्र सरकार को ये उम्मीद है कि अप्रैल 2023 से ये प्राइवेट ट्रेनें चलने लगेंगी। केंद्र सरकार ने इसमें रेलवे ने इसके डिफेंस में बहुत सी बातें कही हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ होगा। रेलवे को 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, रेवेन्यू प्राप्त होगा, और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये ट्रेनें अतिरिक्त होंगी, एक्स्ट्रा होंगी, पहले चल रही ट्रेनों की कीमत पे नहीं होंगी। रेलवे का कहना है कि हम 70 साल के बाद भी अपने बहुत से लोगों के टिकट को कंफर्म नहीं कर पाते हैं। हम उनको खासकर जब त्योहारों का सीज़न होता है या शादियों का सीज़न होता है तो उस समय बहुत से लोग कोशिश करते हैं ये ट्रेन से यात्रा करने के लिए, लेकिन उन्हें ये टिकट नहीं मिल पाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है। ये समस्याएं अब नहीं होंगी अगर ये योजना लागू हो जाएगी तो। लेकिन इसमें कई सवाल हैं, जैसा कि एक सवाल तो यही है कि क्या वो महंगी ट्रेनें चलेंगी, जो काफ़ी उसमें सुख सुविधा होगी, वो धनी लोगों के लिए होगी, और बाकी जो ट्रेनें बचेंगी जिसे सरकार चलाएगी वो गरीब लोगों के लिए हो जाएगी। और भी जो सवाल हैं वो आज हमारे इस कार्यक्रम में आएंगे। इन सवालों पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ विप्लव राही हैं, हमारे चैनल स्वराज एक्सप्रेस के न्यूज़ एडिटर हैं, और आर्थिक मामलों पर इनकी खास नज़र रहती है, खास पकड़ रहती है। विप्लव जी, ये जो पहल हुई है इसे आप कैसे देखते हैं, इसका क्या असर हो सकता है? देखिए सत्यन जी, ये बहस बहुत पुरानी है कि निजीकरण आएगा तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, लेकिन ये तर्क जो है वो अब तक उसके पक्ष में बहुत साक्ष्य नहीं है। और जो ताज़ा उदाहरण जो ब्रिटेन का हाल में लोगों को देखने को मिला है कि वहाँ निजीकरण किया गया और वो कामयाब नहीं रहा, अब वहाँ दोबारा सरकारीकरण की तरफ लौट रहे हैं। भारत में कई उदाहरण हैं बैंकों से लेकर के, और जो अस्पताल और स्कूलों की बात आपने कही वो हम सबके सामने है। इसमें रेलवे के साथ भी ऐसा नहीं होगा, ये मानने के बहुत कारण नहीं हैं। और उसमें एक ध्यान देने की बात ये भी है कि भारत में रेलवे की जब शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों के दौर में, तो वो प्राइवेट रेलें पहले शुरू हुई थी, और अंग्रेज़ी सरकार ने भी उसको नेशनलाइज किया, तब वो एफिशिएंट बने, तब उनकी कनेक्टिविटी सुधरी और उनकी हालत बेहतर बनी, ये आंकड़े बताते हैं। अब जब हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो सरकारी रेलवे का ढांचा जनता के पैसे से खड़ा किया गया है और बहुत लंबे अंतराल में 1 सदी से ज़्यादा वक्त में जो ढांचा तैयार हुआ है, उस ढांचे का इस्तेमाल कुछ प्राइवेट कंपनियां करें, और ऑब्वियसली वो मुनाफे के लिए काम करेंगी। उन रूट्स पर चलाएंगी ट्रेनें जहां पे ज़्यादा पैसेंजर हैं, ज़्यादा यात्री हैं, और उस क्लास के लिए चलाएंगी जहां पे किराया देने की क्षमता ज़्यादा है। जो डायनामिक फेयर भी वो लागू करेंगी, जैसा अब तक का अनुभव है इस तरह के उसमें आता है। तो कुल मिला के होगा क्या कि अगर ये फैसला जिन 150 अभी 151 उस पर करेंगे, ट्रेनें चलाएंगे, फिर ये और बढ़ेगा भी, ये शुरुआत है। तो धीरे धीरे इसमें स्थिति ये होगी कि रेलवे में वो तबका यात्रा करने वाला जो ज़्यादा पैसे देता है,
जिससे ज़्यादा कमाई की गुंजाइश है वो तो निजी हाथों में चला जाएगा वो पैसा, और जो सरकारी क्षेत्र है जैसा आप कह रहे थे उसके लिए गरीब लोग बच जाएंगे जो मजबूरी में चलेंगे। फिर ये दलील दी जाएगी कि ये जो गरीब हैं बहुत कम पैसे देते हैं और ये ट्रेन में चलते हैं तो इससे जो है सरकार का घाटा बढ़ता है, हमको सब्सिडी देनी पड़ती है, फिर उसको कम करने के लिए कुछ और तरीके निकाले जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत हो रही है, और जो ये मान के चलती है कि अच्छी सुविधा आपको चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार रहिए। जो ज़्यादा पैसे दे सकता है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, जो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता है उसको बेहतर सुविधाओं की मांग नहीं करनी चाहिए। तो ये एक सोच इसमें से दिख रही है जो लंबे समय में खतरनाक हो सकती है। विप्लव जी हमारे साथ शो में अंत तक रहेंगे और हम आपके पास फिर आएंगे। इस समय हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके प्रेमपाल शर्मा जी हैं। उनसे समझने की हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है प्रशासनिक रूप से इस पर जब अमल होगा तो क्या ये बहुत स्मूथ अमल इसमें होगा या इसमें आगे चल के कुछ दिक्कतें आएंगी? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस देश में जो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं ई श्रीधरन, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई एक तो आज के जो हालात हैं उसमें प्राइवेट कंपनियां बहुत उत्साह से कोई आएंगी नहीं, और जो आएंगी उन्हें रेल मंत्रालय और उनके ब्यूरोक्रेट से इतने ज़्यादा बार उनका साबका पड़ेगा कि वो बहुत मुमकिन है कि बीच में ही छोड़ के चली जाएं। तो ये जो श्रीधरन साहब कह रहे हैं, आप चूँकि रेलवे के हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मेरा कहना यह है कि फिलहाल इसको रोका जाए। रेल मंत्रालय ने अभी प्रस्ताव मांगे हैं बस, और अच्छा यही होगा कि इस समय इस नाजुक मोड़ पर, जिस समय रेल कर्मचारियों को की पीठ थपथपाने की ज़रूरत है, उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है और दूसरी चुनौतियों से लड़ने की ज़रूरत है, उस समय ऐसे विवाद न पैदा किए जाएं कि जिससे कि लोगों का, कर्मचारियों का मनोबल टूटे। मैं मानता हूं रेलवे में सुधार की ज़रूरत है और देश की जनता भी चाहती है उसको टिकट मिले, जैसा कि अभी आपने कहा, उसको सुविधाएं मिलें, लेकिन ऐसा न हो कि उन सुविधाओं के नाम पर कुछ लोगों के लिए, तो जैसा कि आपने भी शुरुआत ही की, कि कुछ अमीरों को तो सब कुछ मिलता रहे और गरीबों को पैदल भी जाना पड़े और वो सफ़र करें। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि शायद सरकार आपकी आवाज़ को सुनेगी और इस समय से स्थगित करेगी। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये लगातार जब भी एक आध कदम, और मुझे लगता है कि रेलवे भी एक बड़ी टीआरपी का वो है, इसलिए 2 पैसे भी बढ़ाए जाएंगे तब भी हो जाए। अब आप ये लगा लीजिए कि 30 साल हमारे उदारीकरण के हो गए हैं, और उदारीकरण के जो मसीहा नरसिम्हा राव को कहा जाता है या मनमोहन सिंह को कहा जाता है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रेस करती है कि जैसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। निश्चित रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं कि जहां जरूरत थी, जैसे चीन ने 78 में किया, मैं उसको वो नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 30 साल के बाद उसको रिव्यू किया जाए, जिससे कि इस पर राजनीति न हो, कि जब आप विपक्ष में हो तो तुरंत रोका जाए और अगर पक्ष में हो तो जनता को हर बार बेवकूफ़ बनाया जाए। आप जानते ही हैं कि कम से कम 20 सालों से तो मैं जानता हूं कि गर्मियों में इन दिनों बिहार में जाने वाली ट्रेन या अभी दशहरे पे या नए साल पे कितनी हमें मुसीबत पड़ती है, और तब हमें लगता है कि क्या हम उस 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी के आधार पर दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं? क्या हमारी सड़कों पर अभी पिछले दिनों जो लोगों ने दृश्य देखे, क्या ये शताब्दी भूल पाएगी? क्या दुनिया हमें नहीं देख रही? मेरा कहना है कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इसलिए अच्छा ये होगा कि अभी फिलहाल इनको रोका जाए, क्योंकि स्कूल के उसमें स्वास्थ्य के मामलों में हम देख चुके हैं कि अमीरों को हमने सुविधाएं दी, स्कूल के लिए जगह दी और वो ले उड़े, फीस कम न की गई, सारे उसमें देखा जाए, और न शिक्षा का स्तर सुधरा। अभी रिपोर्ट में जो आया है, हम 1000 में से और पीछे आ गए हैं। तो ये कह के कि हम सुधारेंगे, विश्व स्तरीय सुविधाएं देंगे और दुनिया भर की बातें आप सब्जी बाग नहीं दिखाइएगा। हमारे कर्मचारी कम नहीं है, बार बार उन्होंने कश्मीर में लाइन बिछाकर, नॉर्थ ईस्ट में लाइन बिछाकर, रेलवे मेट्रो में बार बार सिद्ध किया है। इसलिए कर्मचारियों पर भरोसा रखें और इस प्रस्ताव को वापस लें। जी प्रेमपाल जी, आपने काफ़ी एक पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर रखी, आपने अपना समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम ये पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्या कोई ऐसा उसको करने की मजबूरी है या वो अपने आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस की वजह से कर रही है, और इस पर ट्रेड यूनियंस का क्या पक्ष है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।
राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जो रेलवे सेवाओं के निजीकरण को आगे बढ़ाया गया है, बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाने की पेशकश की गई है 109 रूट्स पर प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए। इस पर जो रेलवे कर्मचारियों की एसोसिएशंस हैं, उनकी जो यूनियंस हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। आखिर उन्हें इस पर क्या आपत्ति है, ये जानने के लिए भी हम बात करेंगे शिव गोपाल मिश्रा जी से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। शिव गोपाल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? खूब आ रही है सचिन भाई। शिव गोपाल जी, आप लोगों को क्या आपत्ति है? सरकार ये कह रही है कि इससे किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि ये ट्रेनें अतिरिक्त चलेंगी, ये किसी ट्रेन को बंद करके नहीं चलेगी। तो फिर इस पर फिर एम्प्लॉयज़ को कोई इस पर एतराज़ होना नहीं चाहिए? सत्येंद्र रंजन जी, हम लोग इस देश के नागरिक हैं और रेलवे के उपभोक्ता भी। 2.5 करोड़ लोगों को रोज हम लोग भारतीय रेल पे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पहुंचाने का काम करते हैं। जिन लोगों को पहुंचाते हैं वो सब हवाई जहाज वाले नहीं हैं, गरीब लोग हैं। 95% लोगों की संख्या वही है। ये जो प्रस्ताव है 109 ट्रेनों को चलाने का, ये उस उपभोक्ता को लूटने की तैयारी है। रेल कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें जो हमारे देश का उपभोक्ता है वो लूट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जो है वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सेफ्टी को खतरे में डालेंगे। इनका सिद्धांत है, जिन जिन देशों में प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहाँ उन लोगों ने कहा है सेफ्टी लास्ट एंड प्रॉफिट फर्स्ट। तो लाभ कमाने के लिए अगर रेलवे की सेफ्टी खतरे में पड़ जाए, पटरियाँ खतरे में पड़ जाए, वो सब चीज़ें हो जाए तो क्यों होगा। मैंने एक निवेदन किया था रेल मंत्रालय से कि अगर इन लोगों को इतना ही शौक है गाड़ी चलाने का, तो पहले अपनी पटरी बिछा लें, अपनी सिग्नलिंग कर लें, अपनी व्यवस्था कर लें, अपने कोचेज ले आएं और फिर गाड़ी चलाएं। हालांकि ये थोड़ी हो सकता है कि पटरी हमारी, इंजन हमारा, गार्ड हमारा, शिव गोपाल जी, ड्राइवर हमारा। शिव गोपाल जी, जो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उसके बदले सरकार उनसे पैसा लेगी, वो कोई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अवेलेबल कराएगी, ऐसा कहा गया है। मेरा इसी के साथ ये इस पर आप अपनी टिप्पणी दें, और साथ ही आपसे आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है, क्या करेंगे अब आप लोग? सत्येंद्र भाई, एक बात बताइए, आज भी तो जो रेल चल रही है उसमें पैसा लिया जा रहा है ना, ठीक है, कम लिया जा रहा है, और वो कम इसलिए लिया जा रहा है कि वो देश की जनता के इकोनॉमिक हालात को देखते हुए लिया जा रहा है। तो नंबर एक तो ये है कि वो ये ना कहे कि इससे कोई रोजगार बढ़ने वाला है। रोजगार नहीं बढ़ेगा, प्रिकेरियस कुछ रोजगार बढ़ जाएंगे जिनमें कि ना कोई काम के घंटे होंगे, ना कोई स्किलनेस होगी, ना उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी होगी। कहा जाता है टेक्नोलॉजी। आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है शिव गोपाल जी इसके खिलाफ? स्ट्रेटजी हमारी यही है कि हम लोग बात कर रहे हैं, अपने रेल मंत्रालय से भी बात कर रहे हैं और रेलवे बोर्ड से भी बात कर रहे हैं कि ये जो आपने हमको आश्वासन दिया था कि कुछ भी करने से पहले हम जो है वो ऑर्गेनाइज लेबर से बात करेंगे, वर्कर्स से बात करेंगे, वो आपने नहीं किया है। तो आप इस पर बात करिए। अभी हमको खबर दी गई है कि इसी हफ्ते के अंदर आप लोगों से बातचीत की जाएगी। अगर वो बातचीत में कोई समस्या का समाधान हो जाएगा तो ठीक है, नहीं समाधान होगा तो हमारा तो एक इतिहास रहा है। हमने 67 में हड़ताल की है, 68 में हड़ताल की है, 74 में हड़ताल की है। अगली हड़ताल की तैयारी करेंगे। ठीक है शिव गोपाल जी, आपने अपना पक्ष बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम इस जो पूरा प्राइवेटाइजेशन है रेलवे सेवाओं का, इस पर एक और पक्ष, एक और पर्सपेक्टिव है। ये जानने के लिए हम चलेंगे पीएन शुक्ला जी के पास, जो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज जो है उसके ये डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। शुक्ला जी, अभी आपने यूनियन के जो नेता जिनसे मैंने बात कर रही थी, शायद उनकी बात आपने सुनी होगी। क्या आपको ये लगता है कि सचमुच ये करने की कोई मजबूरी भारत सरकार के पास है, जो कदम अभी लिया गया है, जो ऐलान किया गया है? देखिए, इकॉनमी हर देश की या हर इंडस्ट्री की एक डायनेमिक सिचुएशन है। आपने देखा होगा हमारे देश में भी जब टेलीकॉम शुरू हुआ था तो पूरा सरकार के अधीन ही था। इसी तरह फिर जो सर्विसेज डेवलप हुई वो प्राइवेट सेक्टर में भी डेवलप हुई। इसी तरह आपने देखा होगा एयरलाइंस में भी किसी वक्त सर्विसेज केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा दी जाती थी, पर उसका गैप पूरा करने के, क्योंकि देश इतना बड़ा है, रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है कि केवल सरकार अपने भरोसे ये रिक्वायरमेंट, इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती है। इसके अलावा आप जैसे देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल से करीब 70-80 हज़ार करोड़ रुपए हर साल रेलवे सरकार खर्च कर रही है लाइन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो उस लाइन कैपेसिटी को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सरकार को और भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। तो ये कहना कि अमीर और गरीब की अलग अलग व्यवस्था होगी, ये तो ठीक नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इसके अलावा ऑन बोर्ड सर्विस की जो शुक्ला जी क्वालिटी है। अभी जो हमारे यूनियन के साथी कह रहे थे, शिव गोपाल मिश्रा जी, वो कह रहे थे कि अगर उनको ट्रेन चलाना है वो चलाएं, पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपना लगाएं, वो भी खर्च तो वो करें, वो पटरियाँ बिछाएं, स्टेशन बनाएं और इसके लिए सिग्नल लगाएं। ये सारी जो खर्चे होती है, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि CPM ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने, कि जो 1 सदी से भी ज़्यादा समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नेटवर्क तैयार हुआ, इसका इस्तेमाल करके वो कंपनियां मुनाफे कमाएंगी। जो पब्लिक सेक्टर में जो तैयार हुआ, तो ये क्या ये एक जेन्युइन डिमांड नहीं है यूनियन का कि आप ठीक है आप चलाइए, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाइए? देखिए, ये सारी सर्विसेज तो जनता के लिए हैं, किसी विशेष वर्ग के लिए तो है नहीं। तो ये कहना कि ये किसी के कॉस्ट पे हो रहा है, ये सही नहीं होगा। आप देखिए, सड़कें बन रही हैं, जैसे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, और तो क्या उसमें केवल सरकारी वाहनों को स्वीकृति दी जाए तो भरेगी कैसे फिर वो? ये देश की इतनी बड़ी इकॉनमी है कि ये सरकार भी चलाए और प्राइवेट भी चलाए। नहीं, तो आपको ये लगता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जिनको नॉन प्रॉफिट वाले इलाके कहे जाते हैं, वहाँ के लिए भी ट्रेनें चलाएंगी, ऐसी ट्रेनें भी चलाएंगी जिसमें हमारे प्रवासी मजदूर थे, अभी आपने देखा कि जब लॉकडाउन लागू हुआ तो कितने हम लोगों के सामने एक हृदय विदारक दृश्य पैदा हुए। उन प्रवासी मजदूरों को भी ले जाने वाली जो ट्रेनें होनी चाहिए, उनके लिए भी ट्रेनें चलाएंगे। ये आपको रियलिस्टिकली लगता है ऐसा? नहीं, ये ऐसा इसका मतलब नहीं है। प्राइवेट ट्रेन 150 प्राइवेट ट्रेन आने का मतलब ये नहीं कि सरकार विड्रॉ कर गई। सरकार अभी भी 12 से 14 हज़ार ट्रेन चला रही है, और इतनी संख्या में जो ट्रेनें चल रही हैं, तो देश की जो इतनी बड़ी इकॉनमी है, देश की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके लिए नहीं शुक्ला जी, ये बात मैंने आपसे इसलिए पूछी कि आपने एयरलाइन का उदाहरण दिया। एयरलाइन में हम लोग आज भी यही देखते हैं कि जहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ के लिए ट्रैफिक कम होता है, जिन इलाकों में जो परचेजिंग कैपेसिटी कम है लोगों की, वहाँ के लिए आज भी एयर इंडिया ही सर्विस देती है। जो प्राइवेट कंपनियाँ आई वो नहीं देती हैं। तो उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या बिना उसके ही वो ये उनको केवल सुविधा दी जाए जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है वहाँ चलाने के लिए? सवाल ये है। देखिए, देश के हर भाग में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये कहना कि वो दूर दराज और पिछड़े इलाके में ही रहेंगे, ये ठीक नहीं होगा।
आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में, या आप बहुत सारे और भी देश के एरिया देख लीजिए, आज की तारीख में मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर में नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ नंबर 1 है गेहूं के प्रोक्योरमेंट में, एग्रीकल्चर में। तो जो आज पिछड़े हैं वो कल भी पिछड़े रहेंगे, इसको एज्यूम करना तो सही नहीं होगा। इसलिए एक स्टेज ऐसी होगी जब ये इम्बैलेंसेस होंगे और हमको एक्स्ट्रा कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, और वो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो इक्वलाइजेशन में जाएगी। ये पहले से एज्यूम करना कि इक्वलाइज्ड होगा फ्रॉम डे 1, ये तो संभव है ही नहीं। अदरवाइज इतने बड़े बड़े सरकारी सेक्टर बनते ही क्यों जी? इतने बड़े, जैसे स्टील अथॉरिटी बना, जैसे इंडियन ऑयल कंपनीज बनी, एक समय था कोई भी नहीं था प्राइवेट सेक्टर में। जी जी, तो ठीक है ठीक है सर, ठीक है शुक्ला जी, आपने एक पक्ष रखा, जो इसका एक जो दूसरा पक्ष है जो यूनियन से अलग था, आपने अपना समय निकाला, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विप्लव जी, आपने ये पूरी चर्चा सुनी। शुक्ला जी ने कुछ बातें कही जो कि पर्सपेक्टिव अलग थी। ये बात तो है कि अगर सरकार सबको सुविधाएं नहीं दे पा रही, ये हम लोग भी कई बार होता है, हम लोग टिकट की कोशिश करते हैं, टिकट नहीं मिलती है, और सरकार के पास अगर इतना पैसा नहीं है कि वो लगा सके आज के समय में, खासकर जिस समय ये कोरोना महामारी पेंडेमिक आ गया है, हम लोग सभी फिजिकल डेफिसिट की चर्चाएं सुन रही हैं, इस समय अगर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को लाकर और ज़्यादा लोगों को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, शुक्ला जी ने जो बातें कही वो बड़ी दिलचस्प हैं, और एक तरह से उन्होंने इसकी दलील और उस दलील के खोखलेपन दोनों को ही सामने रख दिया जब उन्होंने ये कहा कि आप जो पिछड़ा इलाका है वो हमेशा पिछड़ा थोड़ी रहेगा, जो इंडस्ट्री पिछड़ी है वो हमेशा थोड़ी पिछड़ी रहेगी। अगर वो ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की ज़रूरत ही क्या पड़ती। यानी सार्वजनिक उपक्रमों की ज़रूरत पिछड़ेपन को दूर करने के लिए है, और पिछड़ेपन को दूर करना ही असली विकास है। यानी विकास के लिए तो सार्वजनिक उपक्रम चाहिए, बड़े बड़े चाहिए, और जब वो क्षेत्र विकसित हो जाए, जब उसमें मुनाफा नज़र आने लगे, तो वो क्षेत्र फिर प्राइवेट को दे दिया जाए, वो उससे मुनाफा कमाए, और फिर जो पिछड़ा इलाका है वहाँ फिर सरकार खर्च करे, फिर वो घाटे में जाए, और फिर मतलब आप एक खेत को उपजाऊ बनाइए, उसमें खाद पानी डालिए, जब बढ़िया फसल आने लगे तो वो आप निजी क्षेत्र को सौंप दीजिए कि अब आप मुनाफे की फसल काटिए। जो मेहनत करनी थी वो सरकार ने जनता के पैसे से कर दी, निवेश कर दिया। इसीलिए जो ये ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हमारे साथी कह रहे थे कि आप अपनी बिछाइए ट्रैक, आप बनाइए रेलवे स्टेशन, फिर आप वहाँ से चलाइए मुनाफा, वो उनको नहीं करना है। ये जो प्लान्ड डेवलपमेंट का हम लोग कभी बॉम्बे प्लान कह के उसकी आलोचना करते थे, अब तो वो बात बहुत पुरानी हो गई। ये दौर ये है कि अभी आप MTNL BSNL का हाल देख लीजिए, जब निजी कंपनियां आई तो कहा जाता था इसको हम बंद थोड़ी कर रहे हैं, ये तो चलते रहेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, सारा जो मुनाफे वाला इलाका था वो चला गया प्राइवेट उनके पास, दूर दराज के इलाके बच गए सरकारी कंपनियों के पास, वहाँ मुनाफा होना नहीं था। आप नई टेक्नोलॉजी हर चीज़, और उसके बाद कहा जाएगा कि पब्लिक सेक्टर जो है वो फ्लॉप हो रहा है, जो फ्लॉप है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, पूरा जो है इसमें भी दिख रहा है। लेकिन इसमें एक जो ये जो और जो आपने अपने पहले जब आप बोल रहे थे तो आपने विदेशी अनुभव का जिक्र किया था, जो ब्रिटिश एक्सपीरियंस है वो, उसमें अभी हाल में इसी साल पेंडेमिक से ठीक पहले जो महामारी आई, ये सरकार जो कि वहाँ की बहुत फार राइट गवर्नमेंट है, इसने कई सेवाओं को फिर से नेशनलाइज किया है। तो ये एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जहाँ जहाँ प्राइवेटाइज किया गया, ये फैसला बहुत पॉपुलर नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में इसके अपोजिशन की सचमुच कोई इस समय संभावना है? संभावना है भी और नहीं भी है। दिक्कत यह है कि शायद आज जो है मजदूर संगठन, यूनियन या विपक्ष के दल जो उसके पीछे राजनीतिक एक विचारधारा लेके चलते हैं जिससे उसमें ताकत आती है, वो थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो चौतरफा हमला हो रहा है इस तरह के व्यवस्थाओं पर, जो जिन्होंने 100 साल में 50 साल में देश में बहुत सी चीज़ें खड़ी की, और वो इस हमले जैसे कोल माइंस के मामले में हो रहा है, खेती का निजीकरण हो रहा है, तो ये हो सकता है कि इस उथल पुथल में से कुछ नई ताकत खड़ी हो, एक नई ऊर्जा खड़ी हो, जो एक तरफा जो ऑनस्लॉट है प्राइवेटाइजेशन का, निजी पूंजी का, उसके खिलाफ, जैसा उन्होंने कहा मजदूर संगठन के प्रतिनिधि ने कि हम हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें से एक उथल पुथल खड़ी हो, कुछ उम्मीद इसमें से नज़र आए कि जो एबरेशंस हो रहे हैं निजीकरण की होड़ में,
उसको थोड़ा चेक किया जाए, उसको कुछ बैलेंस किया जा सके। एक उम्मीद इसमें से हो सकती है, क्योंकि अभी भी भारत में लोकतंत्र के नाते जनता की राय की अहमियत पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गई, कहीं तो है ही। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने ये जो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की। प्राइवेटाइजेशन के कई नुकसान जो बताए जाते हैं उसमें यह भी है कि जो शहर और गांव का डिवीज़न होता है, अमीर और गरीब का जो बंटवारा होता है, वो ये खाई और चौड़ी होती जाती है। अनुभव यही है स्कूल में, अस्पताल के क्षेत्र में, और जैसा कि विप्लव जी ने टेलीकॉम का जिक्र किया, ये सारी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि मुनाफा कोई और कमाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और बैठाता है। कहीं ऐसा ही इस मामले में भी नहीं हो, ये अंदेशा बहुत गहरा है। और इसीलिए इस फैसले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की जो विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये देश के लाइफलाइन को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे देश की लाइफलाइन है, उसे जीवन रेखा कहा जाता है। आज से तकरीबन 30 साल पहले श्याम बेनेगल ने एक टीवी सीरियल बनाया था यात्रा नाम से, जिसमें कैसे रेलवे ने भारत के एकीकरण, जो भारत का जो यूनिफिकेशन हुआ और भारत को एक राष्ट्र बनाने में रेलवे का कितना बड़ा योगदान है, इसको दिखाने की कोशिश की गई थी। तो वो उस रेलवे को अगर आज उसके बुनियादी कैरेक्टर के साथ हेर फेर होगी तो उसको लेकर सवाल उठेंगे, लोगों के मन में आशंकाएं पैदा होंगी। इसीलिए ये सवाल लेकर आज हम आए थे। आज बस इतना ही। जूम इन के अगले शो में हम फिर इसी तरह एक समस्या को लेकर आपके सामने आएंगे। आज नमस्कार।